हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, बायोमोलिक्यूल्स में हम आगे बढ़ते हैं और बायोमोलिक्यूल्स में हम माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स सब कुछ हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, उनको भी देखा हमने। न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात किया हमने, डीएनए के इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर को भी देखा हमने के, एंगुलर डाइवर्जेंस क्या होता है उसको भी देखा हमने के। तो बायोमोलिक्यूल्स में हम जो है वो ऑलमोस्ट सारा हिस्सा कवर कर चुके हैं जो सेलुलर पूल का है के। कोशिकीय पूल का मतलब समझते हैं, आपकी सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन सबको मिलाकर हम सेलुलर पूल कहते हैं। तो उस पूल को हम अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करते हैं। तो चैप्टर का जो अगला हिस्सा है वो ये बतलाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म के, यानी उपापचय क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या है, उसमें एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, उसको हम समझेंगे। और तीसरा चैप्टर का जो हिस्सा है वो बताएगा हमें एंजाइम के बारे में, ठीक है। आप सोच रहे होगे सर आज आपने क्वेश्चन नहीं पूछा। पूछूंगा मैं इन बिटवीन द लेक्चर, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अभी हम जो है अपने चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स बेटा मैं क्लियर कर दूं आपको कि कई बच्चों को लगता है कि सर सिलेबस स्लो चल रहा है, ऐसा नहीं है। आपने नीट 2020 का पेपर देखा है ना, आप 24-25 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने पिछले 3.5 महीने में, हमने 4 महीने में हमने जो है वो 1/3 ऑफ पेपर को हमने कवर कर लिया है। और आगे थोड़ा कोर्स हमारा स्पीड अप होगा तो हम बेटा कवर कर लेंगे। यानी हमारा टारगेट है 100% कवर करना, चिंता मत कीजिए उसकी आप, ठीक है ना, पूरा कवर करेंगे हम। क्लियर। अब समझिए इंपॉर्टेंट बात को। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको प्रॉपर रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना है बेटा। यदि हम आगे बहुत सारे चैप्टर करते रहेंगे, प्रॉपर रिवाइज नहीं करेंगे तो चीजें समझ में आना बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा है तो उसके सारे लेक्चर का जो भी कंटेंट नोट्स आपने बनाए उनको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है वो भी, ठीक है। चलिए, तो अभी हम जो है वो इस आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना, ठीक है। मेरे जो हेयर कट है ये भारती ने किया है, इसलिए इसको लेके कोई भी नकारात्मक कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है ना। आप चाहते हैं ना कि मेरी जिंदगी सुखमय रहे, तो भले ही वो वाइकिंग टाइप, देखा वाइकिंग होता है, वो जो योद्धा होते हैं वैसे हेयर काट दिए गए मेरे, लेकिन ठीक है चलता है यार, है ना। अभी कोरोना का टाइम है तो घर में ही हेयर कट हो रहा है। चलो, तो अभी हम एक बात समझते हैं। जैसे देखिए इस समय हम क्या हो गया कि जो भी हमें करना होता है, अब आप बोलेंगे सर सडनली ये बात कहां से बीच में आ गई। मैं आपसे कहता हूं कि कोरोना के टाइम में अभी हम सारे लोग अपने घरों के अंदर बंद हैं, ऑलमोस्ट के बाहर की एक्टिविटी ऑलमोस्ट बहुत ही कम है। तो जो भी ऐसे काम जो करने होते थे, जैसे मैंने कहा ना कि मेरे हेयर कट घर में ही हो गया, बच्चों का हेयर कट मैं कर देता हूं, ठीक है, भारती मेरा हेयर कट कर देती है, मतलब ऐसे जो है वो आपस में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे से रेट करता है, तीसरा रेट करता है, ऐसे जो है घर के अंदर पूरा व्यवस्था बना हुआ है ना। एक जो सेल होती है उस सेल के अंदर भी बहुत सारी मेटाबॉलिक पाथवे होती है, और हर एक मेटाबॉलिक पाथवे, कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो इंडिविजुअल नहीं होती है, एक स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं होती है कि भाई वो पाथवे चलेगा और उसके बाद उसका कोई यूज नहीं हुआ, ऐसा नहीं। यानी यदि वो पाथवे शुरू हुआ है, वो मेटाबॉलिक पाथवे, अब आप बोलोगे सर हमको समझ में नहीं आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, उसका मतलब क्या है। कि देखो बेटा, सिंपल सा मतलब यह है कि क्या होता है कि सेल के अंदर जो लिविंग एक्टिविटीज हैं, जो जीवन की क्रियाएं हैं, उन्हें चलाने के लिए हमें वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो केमिकल्स को बनाने के लिए एक सर्टेन पाथ होता है। फॉर एग्जांपल कि आपको भूख लगी है तो आपके घर के अंदर जो है वो आपको भोजन चाहिए भैया, रोटी खाने का मन है कि भाई चपाती खाना है हमको, हमें पराठा खाना है, तो क्या होगा। अब देखिए हम इसको ऐसे शुरू करते हैं, मान लीजिए घर में, अब कई घरों में होता है, कई घरों में छोटी वाली आटा चक्की भी होती है, तो मम्मी ने थोड़ा सा गेहूं लिया फ्रेश, चलिए मान लिया हमने कि फ्रेश व्हीट फ्लोर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने घर में छोटी सी मिलसेंट की आटा चक्की है वो आपके घर में है, आपने गेहूं का डाला, उसको पीसने पर आटा बना, उस आटे को लिया, उस आटे को गूंथ लिया, गूंथने के बाद उससे जो है वो डो बना लिया, उससे मतलब उससे बोलते हैं ना गुथा हुआ आटा बोलते हैं, डो बोलते हैं, वो बना लिया। उससे फिर क्या किया, उसको बेल कर रोटी बना लिया, रोटी को सेक लिया, और रोटी को सेक लिया या उसी को पराठे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। फिर आपके पास आ गया वो, ऐसे ही हुआ ना। क्या हुआ, गेहूं को आटे में कन्वर्ट किया गया, आटे को गूंथ के पानी मिलाकर उसके गूंथ लिया गया, गूंथने के बाद उसकी लई बनाई गई, उसको जो है वो
फ्लैट किया गया और उसको फ्लैट ब्रेड या चपाती बनाकर उसको आपको प्रोवाइड कर दिया। ऐसे ही हुआ है ना। तो इस दौरान कई सारे एक्ट साथ में होते गए के, यानी गेहूं आटे में कन्वर्ट हुआ, आटे को डो में कन्वर्ट किया गया, डो के कुछ हिस्सों को जो है वो रोटी में कन्वर्ट किया गया और वो रोटी सेकी गई और फाइनली आपके पास आ गई। बिल्कुल वैसे ही सेल के अंदर भी यदि कोई केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो केमिकल डायरेक्टली उठकर नहीं आता है, कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होती है उस केमिकल को बनाने के लिए। अब आपसे मैं पूछूं कि बाहर से क्या लेके आए अपने घर में आप, तो आपने कहा सर बाहर से हम तो गेहूं लेकर आए हैं। भाई हम गेहूं लेकर आए हैं, उस गेहूं से हमने सब कुछ बना लिया, बिल्कुल सही बात है। दाल लेकर आए, उस दाल से हमने क्या किया, उसी दाल से हमने बेसन बना लिया, उसी दाल से दाल बना ली हमने। दाल का इस्तेमाल हमने जो है मुंगोड़े बनाने में कर लिया, दाल का इस्तेमाल हमने अलग अलग चीजों में कर लिया। मतलब जो भी घर में जो रॉ मटेरियल है उनको आपने अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड यू कैन क्रिएट ए वैरायटी। आप एक वैरायटी तैयार कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, गिने चुने सामान से। तो कहने का मतलब यह कि सेल भी वैसे ही काम करती है कि उसके अंदर भी कई सारी मेटाबॉलिक पाथवे चल रही होती हैं और जिसको उन्होंने कहा कि भाई हमको जो है इस समय अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड की रिक्वायरमेंट है। कौन देगा? क्रेब्स साइकिल ने बोला हमसे ले लो। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को लिया और उसे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, किसी पाथवे में यूज कर लिया। किसी ने बोला कि भैया हमको रिक्वायरमेंट है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की रिक्वायरमेंट है। ग्लाइकोलिसिस ने बोला भाई हमसे ले लो, हमारे पास है। किसी ने कहा पायरुविक एसिड की रिक्वायरमेंट है, ग्लाइकोलिसिस ने बोला हमारे आखिर में बनेगा, हमसे ले लेना। ठीक है, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे सेल के अंदर चल रहे होते हैं और आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। कोई भी किसी भी केमिकल का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो पाथवे सर्टेन होते हैं कि कौन सा एंजाइम काम करेगा, किसको किसमें कन्वर्ट करेगा। ये प्रोसेस वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड होती है, अच्छे प्रकार से समन्वित प्रक्रिया होती है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप कि गेहूं को उठाया और सीधा आपने आटा गूंथ लिया। भाई गेहूं को पीसना पड़ेगा, आपको आटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तब तो आप पानी मिलाकर गूंथ पाओगे। गेहूं से सीधी रोटी थोड़ी ना बन जाएगी। बन सकती क्या? नहीं बन सकती है, पॉसिबल नहीं है। तो मतलब एक सर्टेन प्रोसेस को तो फॉलो करना पड़ेगा और वही है यानी सेल के अंदर जीवित रहने के लिए, लाइफ की एक्टिविटी को संचालित करने के लिए वॉट एवर द रिक्वायरमेंट, जो भी उठा पटक होती है सेल के अंदर, केमिकल बन रहे होते हैं, केमिकल टूट रहे होते हैं। तो केमिकल का बनना एनाबॉलिज्म है, उपचय है, टूटना कैटाबॉलिज्म है, अपचय है, और दोनों को मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए मतलब सेल के अंदर जो हम इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि जुड़ रहा है, टूट रहा है, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल बार बार जुड़ते हैं, बार बार टूटते हैं और इसी प्रकार से सेल के अंदर का मेटाबॉलिक गेम चल रहा होता है। देयर इज अ गेम प्ले इनसाइड सेल। सेल के अंदर एक खेल चल रहा होता है, वो है मेटाबॉलिज्म। जीवन को बनाए रखने के लिए बड़ा जरूरी है। यदि मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होंगी तो लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती, कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। कहने का मतलब यह है कि हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। ठीक है, कोई भी आजीवित के अंदर आपको मेटाबॉलिज्म देखने नहीं मिलेगा। मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। कोई भी नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म आपको देखने नहीं मिलेगा। और ये हमने कहां पढ़ा था? लिविंग वर्ल्ड के अंदर पढ़ा था इसको हमने। क्लियर? ठीक है। अब बात इतनी सी है कि हमने क्या कहा, हमने आपसे कहा कि दरअसल क्या हुआ बेटा, दरअसल सेल के अंदर कई सारी केमिकल प्रोसेस जो है वो ऑपरेट हो रही है। तो अभी क्या बोला, अभी थोड़ी देर पहले जो गेहूं था उसको पीसकर आपने आटे में कन्वर्ट कर दिया है ना। ठीक है, आटे से आपने क्या किया, आटे को गूंथ के आपने जो है वो आटा को गूंथ के डो बनाया आपने। कुछ आटे के हिस्से की आपने रोटियां बना दी, कुछ के आपने मम्मी ने पराठे बना दिए, कुछ के मम्मी ने पूरी बना दिया। कर सकती है ना मम्मी ऐसा? यानी उसी आटे से पूरी बना दिया, उसी आटे से उन्होंने जो है रोटी बना दिया, उसी से पराठा बना दिया, उसी से उन्होंने आपके लिए दाल बाटी बना दी है। बाटी खाई है आपने कभी? राजस्थानी लोग खाते हैं। राजस्थान का कोई बच्चा जो है वो अच्छा स्कोर करेगा, टॉप करेगा, मैं घर पे आऊंगा तो मुझे यही खाना है, मैं फेवरेट फूड के। यदि आप मुझसे पूछेंगे आपका प्रसिद्ध या ऐसा प्रसिद्ध नहीं बोलूं, पसंदीदा बोलूंगा कि मेरा पसंदीदा भोजन क्या है, तो वो है दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी। मतलब आई लव दैट फूड के।
बाटी, बाफला होता है, बाटी होता है, दाल होती है, ठीक है, वो भी चूल्हे की पकी हुई दाल हो, वो बहुत अच्छी लगती है खाने के। और वो बाटी जो होती है अपना जिसको पकाते हैं आग में अंगारे में के, वो और चूरमे के लड्डू जो बनते हैं गुड़ डाल के, वो बड़े अच्छे लगते हैं के। मतलब मेरा फेवरेट फूड है वो एक्चुअली। हालांकि गेहूं होता है उसमें मैं पचा नहीं पाता हूं, एक दिन मैं तकलीफ भी सहन कर लेता हूं उसके चलते कि मुझे हल्का सा गेहूं खाने से पेट दर्द करता है, तो मैं वो भी बर्दाश्त कर लेता हूं। मुझे इतना पसंदीदा फूड है कि मतलब थोड़ी तकलीफ एक दिन बाद स्वीकार रहे, ठीक है, ऐसे भोजन के लिए। तो चलिए, तो बात इतनी यहां कहां निकली थी, बात कहां पहुंच गई? बात यह निकली थी कि भाई उसी गेहूं को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, आटे को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने क्या कहा कि अब देखिए एक बड़ी मजे की बात है, क्या हुआ, हम बिल्कुल घर के, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सेल के अंदर होता है ना, वो सब अपनी जिंदगी में भी होता है हमारी, ठीक है। यू हैव टू जस्ट कनेक्ट विद द एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि मम्मी ने सुबह सुबह चपातियां बनाई थी खूब सारी, है ना। अब क्या हुआ कि चपाती में पापा ने बोला कि मुझे आज जो है ऑफिस में मेरा लंच है, मैं टिफिन लेकर नहीं जाऊंगा। तो पापा के लिए चपातियां जो बची थी वो कंज्यूम नहीं हो पाई। समझना बात को, एक मिडिल क्लास फैमिली में कैसे होता है, क्योंकि मैं भी महसूस करता हूं चीज को, ठीक है। तो कैसे एक परिवार में होता है जनरली, तो पापा की चपातियां बच गई हैं, ठीक है। फिर पापा ने पहले कहा था कि उनके ब्रदर भी आएंगे, मम्मी ने एक्स्ट्रा चपाती बना ली थी, वो भी बच गई है। अब चलो ठीक है, बच गई चपाती। अब सुबह सुबह मम्मी ने आटे को गूथा, रोटियां बना ली, रोटियां रखी हुई हैं, ठीक है। अब 4-5 घंटा गुजर गया। शाम को 5 बजे आपने बोला कि मम्मी कुछ खाना है, पढ़ रहे हैं इतने घंटे से ना, गीतन सर की क्लास देखो अभी भी चल रही है, मुझे भूख लगी है अभी। मम्मी ने कहा ठीक है बेटा, मैं रोटी को पराठे में कन्वर्ट कर दूं। मम्मी गई, मम्मी ने रोटी को, मैंने कई बार करके खाया ऐसे, इसलिए मुझे मालूम है, अच्छा लगता है कि रोटी को आपने तवे पे लिया, गर्म किया, घी लगाया, आपने सेक लिया उसको, पराठे से सेक लिया, दोनों तरफ से सेक लिया, अच्छे से सेक लिया आपने उसको, और उसके बाद आपने जो है वो कोई भी चीज से जो भी अवेलेबल था उससे आपने उसको खा लिया ना। वो रोटी क्या बन गई, वो पराठा बन गई। थोड़ी देर में क्या बन गई, वो पराठा बना लिया। 4-5 घंटे के बाद आपने पराठे में कन्वर्ट कर लिया उसको आपने, ठीक है। किया या नहीं किया? कुछ रोटियां बच गई थी तो मम्मी ने बोला भाई रोटी का भी पोहा बनता है। अरे सब खाया हुआ हमने, ऐसा क्या लगता है आपको कि हमने भी सब खाया? तो रोटी को भी उन्होंने जो है वो क्रश किया और उसको उन्होंने मतलब हमारे भारत में जो गृहिणियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो बिल्कुल वेस्टेज नहीं करती हैं, और कहने वो उनसे बेहतर है जो अर्थव्यवस्था संभालने की बात है ना, तो घर के अंदर लिमिटेड इनकम रिसोर्सेज में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को संभाला जाए, ये भारतीय महिलाओं से बेहतर कोई नहीं जानता है। दे सेक्रीफाइस लॉट्स ऑफ देयर, उनकी इच्छाएं बड़ी सारी सेक्रीफाइस कर देती है और बड़ा ध्यान रखती है। मम्मी से पूछेगा कि वो कितने अच्छे से घर को लिमिटेड इनकम में भी जो है वो पूरा मैनेज कर लेती हैं, ओके। और थैंक यू जरूर बोलिएगा उनको इस चीज के लिए कि सर ने कहा है कि थैंक यू बोले आपको ना। तो अब बात सुनिए अच्छे से, बात ये है कि ऐसे ही जैसे कि वो रोटी पराठे में कन्वर्ट हो गई, पोहा में कन्वर्ट हो गई, ऐसे ही केमिकल जो बनते हैं, बनने के बाद केमिकल हमेशा उसी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, बल्कि उनको थोड़े समय के बाद किसी और केमिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हर एक केमिकल का अपना एक टाइम पीरियड होता है और उसका टर्नओवर नंबर होता है। वो आगे लिया आगे बढ़ गया, आगे लिया आगे बढ़ गया, मतलब वो केमिकल हमेशा स्टैग्नेंट नहीं रहेगा, वो भी डायनामिक फेज में रहेगा। बनने के बाद थोड़े समय के बाद उसकी रिक्वायरमेंट तो किसी और में कन्वर्ट हो गया, फिर वो केमिकल किसी और में कन्वर्ट हो गया। तो एवरी बायोमोलिक्यूल इज हैविंग इट्स ऑन टर्नओवर। हर एक बायोमोलिक्यूल का अपना टर्नओवर होता है, कितने समय के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा या इस मेटाबॉलिक पाथवे का वो हिस्सा बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है, ठीक है। देखिए हम बात कर रहे हैं डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट के, हमारी बॉडी में जो बनाने वाले घटक हैं वो किस प्रकार से अपनी क्रियाशीलता को शो करते हैं, किस प्रकार की गतिकता को दर्शाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि उपापचय की अवधारणा क्या होती है, उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक ऑल बायोमोलिक्यूल्स हैव ए टर्नओवर, के हर एक बायोमोलिक्यूल का अपना एक टर्नओवर होता है कि उनके बनने की एक निश्चित दर होती है कि वो कैसे बन रहे हैं, उनके खर्च होने की एक निश्चित दर होती है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कहां वो कंज्यूम कर जाएंगे, ये रेट होता है सेल के अंदर फिक्स्ड के। क्या लिखा है इसमें? दिस मींस वेरी वेरी आईएमपी, ये जो वर्ड है ना बेटा कि बायोमोलिक्यूल्स के टर्नओवर का मतलब क्या है, ये एग्जाम में एमसीक्यू बनकर आ सकता है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसका मतलब है दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज, के ये लगातार बदलते रहते हैं, ठीक है, इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल, किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में, एंड आल्सो मेड फ्रॉम सम अदर बायोमोलिक्यूल, के कहीं और किसी और बायोमोलिक्यूल से बन जाते हैं और किसी और में वो कन्वर्ट आते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बायोमोलिक्यूल थे, मिले, ठीक है,
कुछ और बन गया, ठीक है, आगे बढ़ा, किसी और में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि अब टर्नओवर क्या हुआ, मैंने आपसे कहा कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं लगातार लगातार ये डायनामिक फेज में होते हैं, ये स्टैटिक नहीं होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं कि बन गया तो अब इकट्ठा ही होता जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो वो बीमारी है, वो बीमारी है, वो स्टोरेज डिजीज। याद है ना, सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ में बात किया था हमने उस बारे में, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि सभी बायोमोलिक्यूल्स का एक टर्नओवर होता है। इसका मतलब है कि ये लगातार बदलते रहते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज, ये लगातार बदलते रहते हैं किसी और दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में, और लगातार किसी और दूसरे बायोमोलिक्यूल से बनते रहते हैं कि लगातार बनते रहना, लगातार जो है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होते रहना, ये जी टर्नओवर। ये क्या है, उसका टर्नओवर है इसका, ठीक है ना। कहीं और से बनकर आया, किसी और में कन्वर्ट हो गया, तो ये पूरा घटना चल रहा है, ऐसे हमने क्या बोला, उसका टर्नओवर कहा हमने उसका, ठीक है। मतलब लगातार एक बैलेंस, यानी एक बैलेंस मेंटेन रहता है। अब देखिए अब आप बोलोगे सर इस एनिमेशन का मतलब क्या, व्हाट ये एनिमेशन क्या बतलाने की कोशिश कर रहा है। ये बतलाने की कोशिश कर रहा है कि यदि आपको इस ड्रम पर खड़े रहना है तो थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा, कंज्यूम होना पड़ेगा, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। मतलब केवल आगे जाते जाते आप बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, केवल पीछे जाके बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यकीन नहीं होता है तो चोट मत लगा लेना, गिर मत पड़ना, कर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा आगे थोड़ा पीछे आपको मूव करना पड़ेगा, ठीक है। बशर्ते आप कलाकार ना हो, बस, ठीक है। कलाकार तो भाई कुछ भी कर सकता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि क्या देखा हमने इस एनिमेशन में देखा कि जो बैलेंस है उस बैलेंस को मेंटेन करने, इस ड्रम पर यदि खड़ा रहना है तो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ऐसे बैलेंस बनाने की कोशिश करें। और ये सेल के अंदर यही चलता है ना, पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो टर्नओवर है ना, जो टर्नओवर है वो यही करने की कोशिश करता है, वो यही करने की कोशिश करता है कि कुछ लगातार केमिकल किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब एक एक्स अमाउंट केमिकल का है के तो लगातार कहीं से बन रहा है और लगातार किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है के, और ये अमाउंट एक्स हमेशा मेंटेन है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये स्थिर है, मतलब लगातार लगातार इसको बनाया जा रहा है, लगातार लगातार ये कंज्यूम हो रहा है, तो इसलिए इसका एक कांस्टेंट अमाउंट आपको देखने मिल रहा है, आपको एक कांस्टेंट अमाउंट देखने मिल रहा है, ठीक है ना। ये क्यों ड्रम पे खड़ा हुआ है कि थोड़ा आगे हो रहा है, थोड़ा पीछे हो रहा है, थोड़ा आगे हो रहा है, तो इसलिए बैलेंस को मेंटेन कर पा रहा है। क्लियर, ठीक है। क्या लिखा है एनसीईआरटी, मैं जो बतला रहा हूं, जो भी चीजें कह रहा हूं बेटा एज पर एनसीईआरटी ही कह रहा हूं मैं, ठीक है। दिस ब्रेकिंग, बनना, एंड मेकिंग इज, बनना और टूटना के इज थ्रू केमिकल रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लगा। इसका मतलब है कि जीवित जीवों में लगातार केमिकल्स बन रहे होते हैं, लगातार केमिकल्स टूट रहे होते हैं, और पूरा जो भी सेल के अंदर की लिविंग एक्टिविटी है वो इन्हीं क्रियाओं का सम है, इन्हीं क्रियाओं का जो है वो जोड़ है। भाई जीवन में सुख भी होता है, दुख भी होता है, और जीवन जो है उसी का तो जोड़ है पूरा, है ना। चलो हम इसको फिलोसफिकल एस्पेक्ट पे लेके चले गए, दर्शन शास्त्र पे लेके चले गए कि दुख और सुख जो है वो जीवन में चलते रहेंगे, वो तो ठीक है। क्या बोलता है आपसे, कहता है वो कि सेल के अंदर यदि जीवन है तो कई सारे केमिकल टूटेंगे, कई सारे केमिकल लगातार बनते रहेंगे, और ब्रेकिंग और मेकिंग जो है वो लगातार केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता रहेगा, और ऐसी सारी केमिकल रिएक्शंस को एक साथ मिला के हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब ये है कि मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, क्रिएशन, मेकिंग, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया एनाबॉलिज्म हो गया है, ठीक है। हमने कहा ब्रेकिंग, क्या हो गया, ये कैटाबॉलिज्म हो गया ये, ठीक है। दोनों को मिला के क्या बोला हमने, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, दोनों को मिला के हम मेटाबॉलिज्म बोलेंगे हम, ठीक है ना बेटा। क्लियर, कोई डाउट नहीं जहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एंड दिस इज वन, आपको लगा सर ये क्या एनिमेशन, ये सिंपल आपको जो बताया जा रहा है उसी कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो भाई कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनीय है, लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, लगातार सेल के अंदर बन रहा होता है। देखिए ना, ये जो केमिकल है ये टर्नओवर को शो कर रहा है, मेकिंग और ब्रेकिंग को शो कर रहा है, बना, बन के टूट गया, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो दिख रहे हैं आपके कि ये जो बबल है, ये बबल किसी और बबल से जुड़ता है, उसे बड़ा करता है, फिर टूट जाता है, किसी और में कन्वर्ट होता है, और लगातार चल रहा है ये। और ये एनिमेशन क्या बताने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है कि मेकिंग एंड ब्रेकिंग बोथ आर दी कंटीन्यूअस प्रोसेस, लगातार होने वाली प्रक्रियाएं, इन्हें हमने मेटाबॉलिक रिएक्शंस कह रखा है ना बेटा, ठीक है। चलिए
ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस रिजल्ट्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो बायोमोलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन करती है, उसका रूप बदलती है, रूपांतरण करती है, ठीक है ना। यानी वो बायोमोलिक्यूल जो है उसको जैसे ए को बी में कन्वर्ट कर दिया, बी को सी में कन्वर्ट कर दिया, सी को डी में कन्वर्ट कर दिया, डी को ई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ई को एफ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एफ जी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, जी मान लीजिए मैंने कहा एच में कन्वर्ट हुआ, एच आई में कन्वर्ट हुआ और आई फिर ए में कन्वर्ट हुआ, दैट में भी पॉसिबल, ठीक है। ए बाहर से भी आ सकता है, आई बाहर से मतलब देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी संभावनाएं यहां पर हो सकती है कि इन संभावनाओं को हम लिमिट नहीं कर सकते। Thousands of anabolic and catabolic reactions operate together. हजारों की संख्या में एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन एक साथ चल रहे होते हैं, इसलिए हम उसको लिमिट नहीं करते। कितने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ये केवल हम कंप्यूटर की हेल्प से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे, हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन का परिणाम होता है कि वो बायोमोलिक्यूल्स में ट्रांसफॉर्मेशन करता है, मतलब बायोमोलिक्यूल्स को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करता है। भाई ग्लूकोज था तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अब समझ रहे हैं क्या बता रहा हूं मैं ग्लाइकोलाइसिस को बतला रहा हूं। ऐसे परिवर्तन होता चला गया लगातार लगातार। भाई क्या हुआ कि एसिटाइल कोएंजाइम ए था, ठीक है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड फ्यूज किया, उससे क्या बन गया, सिट्रिक एसिड बन गया, आइसोसिट्रिक एसिड बन गया, ठीक है। और उसके बाद क्या बना, मैंने कहा आपका सिट्रिक एसिड बना, सिस एक्रोलिटिक एसिड बना, आइसोसिट्रिक एसिड बना, ठीक है, ऑक्सलो सक्सिनिक एसिड बना, अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड बना, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, सक्सिनिक एसिड बना, फ्यूमरिक एसिड बना, मैलिक एसिड बना, देन ऑक्सलो एसिटिक एसिड बन गया फिर से। क्या है ये क्रेब साइकिल है, मुंह जबानी याद होना चाहिए। ये क्या है, ये क्रेब साइकिल बताया मैंने आपको। मतलब कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो एक बायोमोलिक्यूल को दूसरे में कन्वर्ट कर देती है, बेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। 2021 छिपा हुआ पॉइंट, एग्जामिनर पूछेगा इसको, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ना, आप ग्लाइकोलाइसिस हेक्सोकाइनेस एंजाइम आया, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया उसने, फास्फोग्लूको आइसोमरेज आया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को उसने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज आया, उसने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में उसने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर एल्डोलेज एंजाइम आया, उसने फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को उसने जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। फिर आइसोमरेज आया, उसने क्या किया, डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट को उसने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया उसने, ठीक है। फिर देख रहे हैं आप, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। फिर फास्फोग्लिसराइड काइनेज ने 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसिक एसिड को 3 फास्फोग्लिसिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। म्यूटेज ने 3 फास्फोग्लिसिक एसिड को 2 फास्फोग्लिसिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इनोलेज ने 2 फास्फोग्लिसिक एसिड को फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देन पायरुवेट काइनेज ने क्या किया, उसको फास्फोइनोल पायरुविक एसिड को फास्फोइनोल पायरुविक एसिड को जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस। ये पूरा साइकिल आपको याद करना पड़ेगा, ये पूरा आपको अभी नहीं याद करना, तो अभी मैं आपको समझाने के लिए बताया बेटा, ठीक है ना। अभी मत रटने की कोशिश करो, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस पूरा याद करना पड़ेगा कब, जब हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के, जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब आपको बेटा याद करना पड़ेगा, अभी नहीं। अभी आप समझ लो, अभी आप क्या समझ रहे हैं, आप उस एक लाइन का मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑपरेट होगी तो वो बायोमोलिक्यूल्स में ट्रांसफॉर्मेशन करेगी, और इस ट्रांसफॉर्मेशन में एंजाइम्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है ना। क्लियर, देखिए ए फ्यू एग्जांपल ऑफ सच मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन इज दैट के रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमाइनो एसिड मेकिंग एन अमीनो एसिड इनटू एन अमाइन के। आप देखिए क्या बोल रहा है आपसे, यदि आपने अमाइनो एसिड में से CO2 को बाहर निकाल दिया तो अमाइनो एसिड एक अमाइन बन जाते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप इन ए न्यूक्लियोटाइड बेस, ठीक है। आप न्यूक्लियोटाइड बेस से एक अमाइनो ग्रुप को निकाल दें आपके, ठीक है। आप जो है वो फिर जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन डाइसैकेराइड के, आपने
डाइसैकेराइड में से क्या किया आपने, हाइड्रो भी जो है वो आपने डाइसैकेराइड में से आपने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर दिया, मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा बोल के। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जो सेल के अंदर है उसमें, जो सेल के अंदर है उसमें हर एक मेटाबॉलिक पाथवे जो है मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और उसके एग्जांपल भी दे रखे हैं यहां पे उन्होंने कहा कि आप अमीनो एसिड में से जो है CO2 निकाल लेंगे तो अमीनो एसिड एमीन बन जाएगा के न्यूक्लियोटाइड में से आप अमीनो ग्रुप निकाल सकते हैं, आपके डाइसैकेराइड का आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल होंगे वो पहले वाले बायोमॉलिक्यूल से अलग होंगे, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस डू नॉट ऑकर इन आइसोलेशन। मैंने कहा ना कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन आइसोलेशन में नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि कोई एक केमिकल जो आपको मेटाबॉलिक रिएक्शन में दिखाई पड़ता है, जैसे आपको लगता है कि ग्लूकोज से हमेशा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी एक बायोमॉलिक्यूल जो है मल्टीपल पाथवे में कनेक्टेड हो सकता है। तो कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे सेल के अंदर इंडिपेंडेंट नहीं होती है, उसके जो केमिकल होते हैं वो किसी और पाथवे से आ सकते हैं बनकर, या किसी और पाथवे में वो भाग ले सकते हैं, ठीक है ना। बट आर ऑलवेज लिंक्ड टू सम अदर रिएक्शन। क्या कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो आइसोलेशन में नहीं होती है बेटा, बल्कि ये कई दूसरी रिएक्शन से जुड़ी होती है। मतलब जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है दे आर इंटरलिंक्ड, के हम कह सकते हैं मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर इन ए सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवेज, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी मेटाबोलाइट होते हैं जब वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में भाग लेते हैं तो कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, बल्कि कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन आपस में जुड़ी होती हैं। तो हम उसको मेटाबॉलिक पाथवेज कहते हैं उसको हम के, जैसे ये सड़क के ट्रैफिक के समान है। जैसे आप देखेंगे कि जो रोड से आप देखिए ये दोनों फोटोग्राफ मैंने खुद ने लिया, ठीक है। मैंने ये फोटोग्राफ जो है वो एक फोटोग्राफ जो है, दोनों फोटोग्राफ मुझे लगता है ये दोनों फोटोग्राफ मैंने मलेशिया में लिए हुए, कुआलालंपुर के। कुआलालंपुर में होटल पुलमैन के, वहां का बड़ा अच्छा 5 स्टार होटल है होटल पुलमैन में। मैं तकरीबन 48 या 49 फ्लोर पे था, यहाँ पे मैं 50वें माले पे होऊंगा, 49वें माले पे के। वहां से मैंने अपनी विंडो से ये फोटोग्राफ लिए, काफी ऊंचे फ्लाईओवर्स हैं, उनके फोटोग्राफ मैंने ये लिए हुए के। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक शहर में सड़कों का जाल होता है पूरा, के क्या होता है कोई भी सड़क इंडिया ऐसा नहीं है कि एक रोड है और वो रोड से कई दूसरे रोड निकलते हैं, कई दूसरे रोड आके मिलते हैं। मान लीजिए आप यहां से बॉम्बे से आप यदि इंदौर जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक सिंगल रोड बना हुआ है कि सिर्फ बॉम्बे से इंदौर ही जाएगा, लेफ्ट और राइट कहीं नहीं मुड़ सकते आप, कोई बीच में आ नहीं सकता, ऐसा नहीं है। एक्चुअली उसमें कई सारे रोड आके जुड़ते हैं, कई रोड वहां से निकलते हैं कई जगह पर। तो मतलब यह है कि जैसे एक सड़कों का जाल होता है ना, एक नेटवर्क ऑफ रोड्स होता है, वैसे ही मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, ठीक है। कि कोई वाहन यदि कोई व्हीकल आया है तो वो कहीं भी मूव कर सकता है, कहीं भी जहां उसकी मर्जी हो वहां जाकर वो उस रोड पे जा सकता है। और हर एक रोड एक मेटाबॉलिक पाथवे को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे, आपको बता दूं मैं कि एज कंपेयर टू मुंबई, यदि आप मुझसे पूछें, मैं मुंबई में रहता हूं, यानी हमारे देश का यदि मैं आपसे बोलूं कि हमारे देश की आर्थिक राजधानी के, यानी हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक कैपिटल है, जहां पर देश का सबसे अधिक टैक्स कलेक्ट होता है, जहां पे पूरे इंडिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं, सबसे अधिक धन यहां पर है, वो जगह शहर है मुंबई, ठीक है। तमाम फिल्म स्टार बॉलीवुड यहां पर है, यहां पर बड़े बिजनेसमैन हैं के, अंबानी जी भी यहां पर रहते हैं, क्या आप पाएंगे कि यहां पर जो है वो तमाम बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बिजनेस घराने सब मुंबई के अंदर है ना। बड़ा शहर है, चमचमाता शहर है। कोरोना ने अभी जो है चमक कम कर दिया, अदरवाइज मुंबई में अभी जब कोरोना के ठीक पहले रात भर मॉल खुले, 24 आवर मॉल ओपन करने का ऑर्डर दिया था गवर्नमेंट ने कि 24 घंटे मॉल्स खुले रहेंगे, 24 घंटे रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। तो मुंबई जो है उसमें आपको कभी रात के 3 बजे 4 बजे भी आप बाहर निकलेंगे तो आपको कोई ना कोई होटल्स खुले हुए मिल जाएंगे, चमक मिल जाएंगे। रात को 2-2 3-3 4-4 बजे तक जो है वो यहाँ पर जो 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 डिस्को थैक है, पब है, वो सब चालू रहते हैं। डिफरेंट शहर, लेकिन तब भी यदि आप मुझसे पूछेंगे, मैं बोलूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मुंबई इज क्वाइट पुअर। बहुत सुधार की गुंजाइश है मुंबई में, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने बैंकॉक देखा हुआ है, मैंने कुआलालंपुर देखा हुआ है, मैंने जो है वो बैंकॉक, कुआलालंपुर के, और यदि आप देखें और दुबई की बात करें कि दुबई के हैं,
चलिए हम यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री को छोड़ देते हैं कि हम अपने एशिया में ही देखें तो हमने जो है वो यहाँ पर बैंकॉक की बात करें, हम कुआलालंपुर की बात करें, यहाँ पे हम क्या मनीला की बात, तो हम देख पाएंगे कि ये जो जो सिटीज हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, सड़कों का पूरा नेटवर्क, फ्लाईओवर का जाल बना हुआ है। दिल्ली का काफी अच्छा है, मुंबई की तुलना में फ्लाईओवर्स ये सब चीजें दिल्ली में काफी सारा है, डेवलप हुआ है कि मेट्रो दिल्ली का जो है वो हम जानते हैं। अब मुंबई में भी मेट्रो का काम चल रहा है, लेकिन मुंबई में चूंकि मुंबई एक आइलैंड है तो थोड़ा लिमिट, जगह भी लिमिट है यहाँ पे। तो क्या है कि सड़कों का पूरा जाल बना हुआ है यहाँ पर के, मतलब आप, मैंने देखा कि ये जो कुआलालंपुर में देखा मैंने कि ट्रैफिक बिल्कुल लेन है, सिर्फ एक लेन, आपने गौर से देखा, यहाँ पे गौर से देखिए कि आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि गाड़ियां बिल्कुल लेन में, एकदम लेन में व्हीकल के। और आप देखिए फ्लाईओवर के ऊपर से जो है मोनोरेल, यहाँ पे मोनोरेल बड़ा पॉपुलर है, वो चल रहा है पूरा यहाँ पे के, और हर 2 मिनट में मोनोरेल आता है यहाँ पे के, और होटल के बेसमेंट तक से निकलता हो जाता है के, मतलब जो बड़े बड़े होटल है वो भी कनेक्टेड है वहां पे, जबरदस्त, फैंटास्टिक। क्या तो ये जो अब आप बोलेंगे सर ये कहां, अरे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई, जैसे कि सड़कों का पूरा फ्लाईओवर का पूरा जाल है ना, ऐसे ही जाल को आप इमेजिन कीजिए कि मेटाबॉलिक पाथवे में हर एक कार आपको यहां पर दिखाई दे रही है, वो एक मेटाबोलाइट है, वो एक मॉलिक्यूल है। वो मॉलिक्यूल किधर भी निकल सकता है, और जहां उसकी मर्जी उस सड़क पर जा सकता है, उस सड़क पर आगे वो प्रोसीड कर सकता है ना। ठीक है, क्लियर। में बहुत सारे मेडिकल कॉन्फ्रेंस होते, ये जो है वो मैं वाकई में मैंने जो है गूगल से फोटो नहीं उठाया है, बताने के लिए बता रहा हूं कि मतलब मेरे को इस तरह के कई इनविटेशन मिलते थे। 2016 का काफी पुराना हो गया ये इनवाइट के, इसके बाद में दुबई बहुत कई अलग अलग कंट्री भी गया हुआ हूं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज द एडवांटेज टू बिकम ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर के। जब आप एक डॉक्टर बनते हैं ना, तो आपको क्या लगता है, केवल आप इलाज कर डॉक्टर बनते हैं, ठीक है, आप एक स्पेशलिस्ट बनते हैं आप, ठीक है ना। सुनो बात को, अभी अभी लेक्चर छोड़ के ये मोटिवेशन में बात कर रहे हैं कि आप डॉक्टर बनते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हैं, तो पता है आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आपको इनवाइट करते हैं, आपको जुड़े रहना पड़ता है, आपको अवेयर रहना पड़ता है। आप शुरू में 1-2 कॉन्फ्रेंस जाते हैं आपके, आप वहां जाके अपना कुछ प्रेजेंट करते हैं अपने आपको, फिर धीरे लोग जानने लगते हैं आपको। फिर जैसे मुझे आपको बता दूं कि मुझे कम से कम जो है वो दुनिया भर में, मुझे कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं कि एक मैं रफ एस्टिमेट दे रहा हूं कि कम से कम 53 कंट्रीज, जिनके मैं एक साथ नाम भी नहीं लिख सकता हूं, 53 कंट्रीज के डॉक्टर्स मुझे जानते हैं, कम से कम 53 कंट्रीज के डॉक्टर मेरे को जानते हैं। और हम लोग के ग्रुप भी बने हुए हैं व्हाट्सएप पे उनके, जिसमें कि हम कंटिन्यूअस कांटेक्ट में रहते हैं। मतलब मुझसे आप पूछेंगे तो आई नो डॉक्टर फ्रॉम इराक, आई नो डॉक्टर फ्रॉम सीरिया ऑल्सो, आई नो डॉक्टर फ्रॉम हांगकांग, आई नो डॉक्टर फ्रॉम चाइना, आई नो डॉक्टर फ्रॉम फिलीपींस, डॉक्टर फ्रॉम इंडोनेशिया, डॉक्टर फ्रॉम श्रीलंका, डॉक्टर फ्रॉम पाकिस्तान, डॉक्टर फ्रॉम नेपाल, डॉक्टर फ्रॉम लंदन के, डॉक्टर फ्रॉम न्यूयॉर्क, डॉक्टर फ्रॉम कैलिफोर्निया, डॉक्टर फ्रॉम मेलबोर्न, डॉक्टर फ्रॉम न्यूजीलैंड के, मतलब कई तो कंट्री का नाम नहीं मालूम, अजरबैजान, उसके डॉक्टर को मैं जानता हूं, ठीक है, कांगो, इथोपिया, यहां के डॉक्टर्स को भी मैं जानता हूं। इथोपिया के एक डॉक्टर तो मुझसे बोले वो कि सर मुझे आपके यहां पर जो है वो आपके क्लिनिक में 10 दिन आके मुझे जो है वो बैठना है, और आप मेरा स्टे कहीं करवा दीजिए किसी होटल में, मैं आऊंगा और आपसे ट्रेनिंग लूंगा 10 दिन आकर के। तो मैंने कहा भाई ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो हमारा इंस्टीट्यूट है नहीं है। फिर उसी दौरान क्या हुआ, कोरोना का समस्या आ गया, अदरवाइज वो डॉक्टर यहाँ विजिट करते हैं, और ही इज वेरी वेरी गुड डॉक्टर इन इथोपिया, बट ही इज ए जनरल फिजिशियन, तो ही वांट टू लर्न समथिंग इन दी डायबिटीज मैनेजमेंट। तो मुझे आप देखिए ना, इन्विटेशन लिखा है उन्होंने, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर पीपीटी प्रेजेंटेशन, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट ऑन द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी वी कॉर्डली इनवाइट यू योर प्रेजेंस एज एन ऑनरेबल गेस्ट ऑन द ओपनिंग सेरेमनी ऑन दैट के, तो आप एज एन ऑनरेबल गेस्ट भी उसमें लिखा उन्होंने कि आप कुछ वर्ड बोलिएगा 5 से 10 मिनट तक के। मतलब आप सोचिए ना कि जो चीफ गेस्ट होता है कि आप प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं, और आपको पता है जब मैं वहां जाता हूं तो मेरे साथ में इंडिया वर्ड जुड़ा होता है, जब मैं बोलता हूं तो मेरे स्टेज पर इंडिया का फ्लैग लगा होता है। आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री इन द इंटरनेशनल फोरम, वहां जाके मैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर्स का एक ग्रुप है, पूरा का पूरा एक कॉन्फ्रेंस करने वाले ग्रुप होते हैं के, जो कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, अलग अलग जो है उसमें फार्मा कंपनीज भी उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जो उस पूरे के पूरे कॉन्फ्रेंस को जो है वो पुटअप करती है। तो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली ये सारे जो कॉन्फ्रेंस होते हैं ना, इन कॉन्फ्रेंस में यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। जब मैं दुबई एक कॉन्फ्रेंस में गया था तो वहां टेबल लगा हुआ था कि
तो वहाँ पे क्या था, कंट्री वाइज टेबल, जैसे मैं जब जिस टेबल में बैठा था तो मैंने बाजू वाले से पूछा कि आप कहाँ से, तो उसने बताया कि आई एम फ्रॉम श्रीलंका। इस दूसरे से पूछा मैंने, उसने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं बांग्लादेश से हूँ, मैं नेपाल से हूँ, मैं म्यांमार से हूँ। मैंने कहा नहीं, सारे पड़ोसी यहीं मिल गए, चाइना वाला भी वहीं था, ठीक है। वो टेबल लगा हुआ था हमारे नेबरिंग कंट्री वाला, फिर थोड़ी देर पे टेबल अफ्रीकन कंट्री, तो वो बकायदा मतलब हर एक आदमी के टेबल के सामने एक छोटा सा फ्लैग लगा था उसकी कंट्री का, और उसका नाम लगा होता है। फिर वो जब कॉन्फ्रेंस होता है तो कभी कोई पूछते हैं, कुछ बोलते हैं, आपको अपना बताना होता है, तो वो सब बकायदा एक बड़ा अच्छा सा माहौल होता है। एंड आपको अपने देश पे गर्व होता है, आप बोल रहे होते हैं कि आप बता रहे होते हैं कि आप अपनी कंट्री का डेटा, कि मेरे कंट्री में इतने लोगों को डायबिटीज का ऐसा है, हम लोग ये कर रहे हैं, हमारी सरकार ने ये प्रोग्राम चलाया हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट को मालूम ही नहीं कि उनके बारे में जो है बाहर प्रचार करके आ चुके हैं, ठीक है, करना पड़ता है। तो मेडिकल को आप क्या सोचते हैं, केवल जो है हाथ पकड़ के बुखार की दवा लिखना यही एमबीबीएस है? नहीं है। एमबीबीएस के बहुत सारे पैराडाइम है बेटा, ठीक है। आपको भी बता रहा हूं, आप एमबीबीएस कीजिए, आप स्पेशल डॉक्टर बनिए, आपको दुनिया के कई देश देखने का मौका मिलेगा, कई देश देखने का मौका मिलेगा, ठीक है। आप जाओगे अपना जैसे मैंने कम से कम 3 रिसर्च पेपर मैंने पब्लिश किए हुए हैं, अलग अलग उस पर, ठीक है। तो कई सारे हम लोग जो है वो अभी अलग अलग फॉर्म में, नहीं मैं लगातार जो है वो नई चीज अभी आई एम वर्किंग विथ एन साइंटिस्ट, मैं बताऊंगा नहीं उनके नाम को, पर हम लोग बायोनिक पैंक्रियास के ऊपर भी जो है वो जो काम चल रहा है, उसमें एक छोटा सा काम मेरे को भी असाइन किया हुआ, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी आई एम इन सर्च ऑफ सम हर्बल मेडिसिन पे मैं काम कर रहा हूं, जिसमें से मैं केमिकल निकालकर डायबिटीज के एक मेडिसिन के रूप में मैं चाहता हूं कि एक मॉलिक्यूल मुझे मिल जाए, जिससे कि मैं डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए एक बेहतर दवा भी प्रोवाइड कर सकूं। पता नहीं कितना सक्सेसफुल होऊंगा, मुझे नहीं मालूम है, फेलियर भी हो सकता है कि कुछ भी ना हो उसमें के, बट आई एम वर्किंग समवेयर, कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ काम में लगा रहता हूं के, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, और यहीं से रिकॉग्निशन मिलता है आपको। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, याद रखना, ठीक है। वो ऊर्जा के समान है, एनर्जी का जो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, वो जीवन में भी काम आते हैं। चलिए अब वापस अपने मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दीज मेटाबॉलिक पाथवेज आर सिमिलर टू द ऑटोमोबाइल ट्रैफिक इन द सिटी। ये एनसीईआरटी ने लिखा, इसलिए बताया, क्या एनसीईआरटी खुद कहती है कि जो भी मेटाबॉलिक पाथवे होती है वो एक शहर में जो ऑटोमोबाइल ट्रैफिक है उसके समान होती है। उनके दिस पाथवे, ये लीनियर, ये पाथवे सीधे रास्ते हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, क्या ये पाथवे क्रिस क्रॉस हो सकते हैं, मतलब देयर आर मल्टीपल ट्रैफिक जंक्शंस, और जहां भी ट्रैफिक जंक्शन मिलेगा वहां से, कहने का मतलब ये कुछ मेटाबॉलिक पाथवे सीधे चलेंगे कुछ लेवल तक, उसके बाद फिर केमिकल किसी अलग दिशा में जा सकता है। चौराहा आ गया भाई, कोई भी रोड जो है, सड़क जब जाती है, जाने के बाद ये आ गया, राउंड अबाउट आ गया, आप यहां मुड़ सकते हो, आप यहां मुड़ सकते हो, आप जो है वो सीधे भी जा सकते हो आप, ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना। जैसे आप देखिए आप एनिमेशन देख रहे हैं, ये वही एनिमेशन है जो एनसीईआरटी लिखना चाह रहा है, उसी को मैंने एनिमेशन में कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस एनिमेशन में कि ये सारे जो कारें दिखाई पड़ रही है वो सब मेटाबोलाइट हैं, और जो रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं वो मेटाबॉलिक पाथवे है, और जो राउंड अबाउट है वो टर्निंग, वो पॉइंट है जहां पर मेटाबॉलिक पाथवे आपस में मिल रही होती है। किसी भी दिशा में वो केमिकल मूव कर सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, क्या उसके अकॉर्डिंग क्या। तो कहने का मतलब ये कि जो कारें हैं, जो कार्स हैं, जो यहां पे आपको कार दिखाई पड़ रही है, दीज आर दी मेटाबोलाइट, ठीक है। जो आपको रोड दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, ये एक मेटाबॉलिक पाथ है ये, ठीक है। और जो आपको राउंड अबाउट दिखाई पड़ रहा है, चौराहा दिखाई पड़ रहा है आपको, ये क्या है बेटा, ये एक प्रकार से जंक्शन ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे मिल रही होती है यहां पे, और केमिकल किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज अ डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। मैंने कहा ना, ट्रैफिक है, वन वे पे जाना तो वन वे पे चलना है आपको, लौट के आना तो लौट के आना आपको, ट्रैफिक जो होता है वो भी आपको दिख रहा है कि गाड़ियां मुड़ रही है लेफ्ट राइट, लेकिन उसके मुड़ने का एक डायरेक्शन है, कहां जाएगी, ठीक है। इस रोड पे जाओगे तो कहां पहुंचोगे, उस रोड पे जाओगे। भाई आप किसी चौराहे से दिया, आपने कहा कि चौराहा है, एक इंदौर के लिए रास्ता निकलता है, भोपाल के लिए निकलता है, ठीक है, तो आप जहां मुड़ेंगे वहीं तो जाएंगे ना आप, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जो मेटाबोलाइट का फ्लो होता है मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू होता है, उसका एक निश्चित दर होता है और निश्चित डायरेक्शन, मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक डेफिनेट रेट होता है, डेफिनेट डायरेक्शन होता है, लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक, बिल्कुल ट्रैफिक के समान, ठीक है।
दिस मेटाबोलाइट फ्लो इज कॉल्ड द डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कांस्टेंट के, और यही मेटाबोलाइट फ्लो जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी कांस्टेंट का डायनामिक स्टेट कहते हैं के। मतलब ये जो सब कुछ चल रहा है, जो आपने देखा ना एनिमेशन में, जो कारों का मूवमेंट था, मेटाबोलाइट का मूवमेंट था, वो सब कुछ ही तो डायनामिक स्टेट को शो करता है। वही तो शो करता है कि मेटाबॉलिक ट्रैफिक आपस में जुड़ा हुआ है और जीवन की क्रियाएं चल रही होती हैं के। ट्रैफिक रुका हुआ है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब ट्रैफिक जाम है, वो आप आगे नहीं बढ़ सकते, रुक जाएगा सब कुछ वहां पे, है ना। बिल्कुल वैसी सेल में होता है। What is most important is that the interlinked metabolic traffic is very smooth and without a single reported mishap for healthy condition के। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी सेल्स के अंदर चलने वाला जो मेटाबॉलिक ट्रैफिक है ये लगातार काम कर रहा होता है, एकदम वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड वे में, अच्छे प्रकार से समन्वित प्रकार से, वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड वे में, अच्छे प्रकार से समन्वित प्रकार से, बगैर किसी एक्सीडेंट के, कोई दुर्घटना नहीं करता है, ये काम कर रहा होता है लगातार। ठीक है, देखिए आप ना कहने का बिल्कुल से, एंड ये राउंड अबाउट, दिस इज द फोटोग्राफ टेकन इन वॉशिंगटन डीसी। क्या वॉशिंगटन डीसी में जो है फोटोग्राफ लिया है, तो आप देखें इसको। और मतलब आप मुझसे पूछेंगे ना मेरी सबसे फेवरेट जगह क्या है, यदि मैं इतनी जगह में गया हुआ हूं एंड किस शहर को मैं, किस जगह को मैं सबसे अधिक फेवरेट मानता हूं अपना, तो ब्यूटीफुल प्लेस, कभी मौका मिले जिंदगी में जरूर, मैं बेटा कभी आपको लाइफ में मौका डेफिनेटली मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कि आप जाएंगे तो आप जाइएगा वॉशिंगटन डीसी के पास में एक जगह है अलेक्जेंड्रिया। ये जो मिस्र वाला अलेक्जेंड्रिया उससे अलग है कि अलेक्जेंड्रिया जो है वो अपना कहाँ है, वो इजिप्ट में है क्या, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। ये वो अलेक्जेंड्रिया है जो वॉशिंगटन डीसी से जो है वो तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है। फैंटास्टिक एंड ब्यूटीफुल स्मॉल टाउन, छोटा सा टाउन है अमेरिका में। मेट्रो पकड़ के आप वहां से आधे घंटे में वॉशिंगटन डीसी पहुंच सकते हैं। और हम लोग अलेक्जेंड्रिया में भी कुछ दिन रुके थे यहाँ पे। इतना सुंदर है कि जो रेस्टोरेंट बने हैं ना, रोड के छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हुए बड़े सुंदर सुंदर के, उनके बाहर, उनके रेस्टोरेंट के बाहर 2-3 टेबल लगे होते हैं, सड़क पे होता नहीं से अपना रोड ऐसे, और एकदम अच्छा सा वेदर है पूरा आज के, और खुला, वहाँ लोग कॉफ़ी पी रहे होते हैं, मतलब फिर क्या वालों, सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी अलेक्जेंड्रिया में, यू कैन जस्ट इमेजिन के, मैं आपको कभी फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा वहाँ के, इतना अच्छा कि वो जो जिन लोगों को गिटार बजाना आता है, जो म्यूजिक बैंड होता है ना, वो ओपन में कहीं पे म्यूजिक बैंड बजा रहे हैं अच्छे के, पूरा अच्छा सा म्यूजिक हो रहा है, पूरा लोग कॉफी पी रहे हैं रेस्टोरेंट में बैठ के, इतना सुंदर जगह, इतना सुंदर, और वेदर इतना अमेजिंग वेदर, घंटों बैठ के आप म्यूजिक सुनते रहे आप, ठीक है, घंटों बैठ के आप आसमान भी निहारते रहे तो बोर नहीं होंगे आप, इतनी सुंदर जगह की अलेक्जेंड्रिया। अब मैं कभी कहीं अब्रॉड जाऊंगा, ये कोरोना सिचुएशन ठीक होने के बाद, तो मैं डेफिनेटली जो है मैं अपने ब्लॉग में जहां जहां जाऊंगा वहां शूट भी करूंगा, आपको भी मैं कनेक्टेड रखूंगा अपने साथ में। तो लेकिन अभी ये सब ठीक होने के बाद कर पाएंगे सब चीजें हम। चलिए, तो अभी मैंने क्या कहा आपसे कि दिस इज राउंड अबाउट इन द यूएस। तो आप देख रहे हैं इसमें कि बाकायदा टर्न कहां मुड़ना है, आपको दिशा पता है। जैसे ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी रैंडम मुड़ जाए, आपको मुड़ने के लिए पक्का डायरेक्शन, जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये व्हीकल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे ही मूव करेगा, ठीक है ना, ये बाकायदा जो है वो उसका डायरेक्शन कि ये व्हीकल यहाँ इस दिशा में ही जाएगा, वन में है ना बेटा, इस दिशा में ही जाएगा ये व्हीकल, ये ठीक है ना, क्लियर। आप देख रहे हैं ये व्हीकल इस दिशा में आगे मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे मूव करेगा, बाकायदा एग्जिट पॉइंट बने होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही सेल के अंदर होता है कि कोई भी गड़बड़ नहीं होती, कोई भी गलती नहीं होती, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता। आपको पता है अमेरिका में कभी आप जब रोड पे हाईवे पे जा रहे होते हैं ना, यूएसए में जब कभी आप हाईवे पर जा रहे होते हैं और आपको पता है कि हमको एग्जिट, वहां पे क्या होता है, एग्जिट बोलते हैं वो, कि एग्जिट 69 से बाहर निकलना है हमको, तो हम वहां अपनी जगह पहुंच जाएंगे। मान लो हमने वो एग्जिट मिस कर दिया, ध्यान नहीं दिया और वो एग्जिट छूट गया, वो पॉइंट छूट गया, तो पता है आपको कम से कम 50 से 100 किलोमीटर का राउंड लगाना पड़ता है। अपने इंडिया जैसा नहीं है कि गाड़ी को रिवर्स करके पीछे ले आए, किधर से भी गाड़ी कुदा दी खेत में से, भारत के ऐसा नहीं है। वहां पर यदि ऐसा कुछ पाया गया तो तुरंत पुलिस आती है, तुरंत पकड़ती है और वो पता लंबा चौड़ा फाइन लगता है। तो आपको फिर आज मिस कर दिया एग्जिट आपने वो, तो आपको लंबा 50 किलोमीटर बाद अगला एग्जिट लो, फिर उसका घूमो, फिर घूम के वापस आओ, फिर जहां से वो पीछे आके फिर आपका लंबा चौड़ा कार्यक्रम हो जाता है। हम लोग ये गलती कर चुके हैं, एक बार एक एग्जिट मिस किए थे, उसके कारण 7 घंटे हम लोग लेट हो गए थे। कितना? 7 आवर्स। ये गलती कर चुके हैं। तब समझ में आया कि मेरा भारत महान, ये 7 घंटे नहीं लगते वहां पर, कहीं से गाड़ी कुदा दी होती, कहीं से खेत में उतार दी होती, कहीं से रिवर्स मार लेती गाड़ी, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के
आधे घंटे में अपनी सड़क पे होते वापस। हाँ नहीं तो क्या, अमेरिका बड़ा अमेरिका के 7 घंटे ऐसे ही घुमा दिए के। खैर उनकी व्यवस्था है वो, ताकि लोग एक्सीडेंट्स ना हो। वहां पे भी ऐसा है कि एक्सीडेंट होते हैं वहां पे भी, लेकिन वो लोगों की लापरवाही से होते हैं। ट्रैफिक इज वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इन यूएसए। ठीक है, चलिए अनदर फीचर ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन इज दैट एवरी केमिकल रिएक्शन इज कैटलाइज्ड। अब सबसे बड़ी बात है, दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर यहां पे कि जो है, जैसे आप समझ लो कि हर एक मेटाबॉलिक पाथवे जो है रिएक्शन है, उसमें हर एक केमिकल रिएक्शन जो होती है वो कैटलाइज्ड होती है। और बायोलॉजिकल सिस्टम में कैटलिस्ट क्या होते हैं? वो होते हैं एंजाइम्स। वो क्या होते हैं? वो एंजाइम्स होते हैं। यानी बायोलॉजिकल सिस्टम में जो कैटलिस्ट है, जो बायो कैटलिस्ट है, वो क्या होता है? वो एंजाइम होता है। विथ फ्यू एक्सेप्शन एंड ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। कुछ अपवादों को छोड़ दें, सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। दे ऑल आर 3 डायमेंशनल प्रोटीन एक्सेप्ट सम आरएनएस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या लिखा है? देयर इज नो अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में कोई भी मेटाबॉलिक कन्वर्जन जो है वो अनकैटलाइज्ड होता है। जो भी मेटाबॉलिक परिवर्तन होगा, अब आप ऐसे समझो इसको। कैसे समझो इसको? अब मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको सड़क दिखा रहा हूं, ये ठीक है, रोड दिखा रहा हूं। इस रोड पे सारी की सारी गाड़ियां चल रही हैं, सब मेटाबॉलाइट है। ठीक है, अब इन गाड़ियों को तेजी से चलाने के लिए, इमेजिन कीजिए आप, इन गाड़ियों को तेजी से चलाने के लिए इनमें क्या है? इनमें है इंजन्स। ठीक है, अलग अलग तरह के इंजन है इनमें। भाई हर कार का अपना एक मैक है, अपना एक इंजन हटके है ना। भाई हर कार में अपना अपना इंजन है कि नहीं? ठीक है, मैं हाल ही में मैंने भी अपनी गाड़ी को चेंज किया हुआ, तो मेरी कार में भी एक बड़ा अच्छा इंजन डला है। वो जो इंजन है वो 1.5 TSI इंजन बोलते हैं उसको, के जो ऑडी वॉडी में जो इंजन आता है, ठीक है, वैसा इंजन डला है। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट इंजन की वो उसका परफॉर्मेंस जो है वो बाकी दूसरी कारों से काफ़ी बेहतर है। ठीक है, ऐसे ही आप देख रहे हैं कि हर कार, मौका मिला तो हमने कहा चलो हम अपनी गाड़ी के बारे में भी दो बातें बता दें। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो ये राउंड अबाउट पे कारें दिखाई पड़ रही है, हर आकार, फोर्ड का इंजन है, फॉक्सवैगन का इंजन है, हर अलग अलग कंपनी का अपना अपना इंजन जो है वो है। ठीक है, इंजन तो है। अब आप सोचो इसमें क्या हो, एक अपने यहां से एक आदमी पहुंच गया, कहां से? चलो हम एक काम करते हैं, भोपाल से ले लेते हैं। पहुंच गया, मैंने देखा भोपाल में एक किसी फंक्शन में मैंने देखा कि वो एक कोई शादी विवाह में मैं गया था। ठीक है, वहां पर मैंने देखा कि कुछ लोग थे जो घोड़े का जो होता ना ऐसा डॉल टाइप वो पहने हुए थे, और उनका नाम था दुलदुल घोड़ी। उनको बोलते हैं दुलदुल घोड़ी। 2 पैर पहने थे और वो कूदते हुए वो घोड़ा, सामने घोड़ा था, आदमी था वो, 2 पैर उसके नीचे थे, पर घोड़े सा ड्रेस पहना था, तो लग रहा था घोड़ा ऐसे वो। ठीक है, वह चल रहा था वो, और डांस वांस चल रहा था। तो मैंने पूछा ये कौन सा भाई क्या है? तो उन्होंने बताया ये दुलदुल घोड़ी बोलते हैं, कई लोग डांस वांस के लिए बुलाते हैं इन लोग, उठ के, है ना। आप इमेजिन कीजिए कि वो दुलदुल घोड़ी सड़क पर आ जाए, अब क्या होगा? अरे अब यह है कि इतना फास्ट ट्रैफिक है ये पूरा का पूरा, उसमें वो कहां जाएगा आदमी? 2 पैरों पर, मतलब उसको तो कहीं पहुंचने में दिन लग जाएंगे भाई, उसको पहुंचने में। वो तो इतना स्लो है कि ये कारें, तो आपको पता है ये कारें जो है वो यदि यूएसए है तो वहां पे 100, 120, 140 नॉर्मल स्पीड है कार का। लेन पे लिखा होता है कि इस स्पीड पे कार चलाएंगे, इससे कम नहीं चल सकते आप, इतना ही चलाना है आपको। वहां पे कम के लिए आपको फिर लेन चेंज करना पड़ेगा। तो आप सोचिए वो आदमी ऐसे 2 पैरों पे चला गया, घोड़ी का वो पहन के कि भैया मैं भी आ गया हूं, तो वो तो अपनी स्पीड चलेगा, नहीं चल पाएगा ना। इमेजिन देयर आर केमिकल्स दैट कैन कन्वर्ट सम अदर फॉर्म विदाउट एंजाइम आल्सो। क्या आदमी 2 पैरों पे नहीं भाई चल सकता है? बिल्कुल। वो वाई इन्वेंट, मशीन को क्यों इन्वेंट किया गया? तेज फास्ट मूवमेंट के लिए। तो सेल के अंदर भी ऐसा नहीं है कि एक केमिकल दूसरे केमिकल में बगैर एंजाइम के कन्वर्ट नहीं हो सकता है। दिस इज रॉन्ग। हो सकता है बट इट टेक लॉट्स ऑफ टाइम। कि भाई पैदल आपको यदि यहां मुंबई से आपको पैदल जो है भोपाल जाना है, पैदल गए हैं, मजदूर गए हैं बहुत सारे कि जब ये लॉकडाउन हुआ ना। और मुझे आज भी बहुत दुख होते हैं। मेरे दोस्त लोग हैं, उन्होंने पैरों के छालों के फोटोग्राफ देखे, मैंने मीडिया में भी देखे। मेरे दोस्त हॉस्पिटल में काम करते उन्होंने फोटो खींच के बजाय, मुझे बहुत दुख होता है कि लॉकडाउन में इतने सारे हजारों लाखों की संख्या में मजदूर जो है वो मुंबई से, दिल्ली से वो अपने घरों के लिए निकल लिए, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, ठीक है, छत्तीसगढ़,
खैर, तो एक आदमी भोपाल से के लिए निकलता है मुंबई से पैदल, तो आप सोचो पहुंचने में उसको कई दिन लग जाएंगे। लेकिन वही आदमी यदि जो है मान लीजिए वही आदमी जो है वो कार से निकलता है, तो वो कुछ घंटों में अपना कुछ घंटे 10 घंटे 12 घंटे वॉट एवर दी आवर्स के वो उतने देर में अपने शहर में वो पहुंचेगा नहीं। तो इससे फर्क क्या, फर्क है केवल स्पीड का। तो ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल दूसरे केमिकल में बगैर एंजाइम के कन्वर्ट नहीं हो सकता है। एंजाइम स्पीड अप द कन्वर्जन। जो मेटाबॉलिक, अब मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या है कि एक बायोमोलिक्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे बायोमोलिक्यूल में हो रहा है। एक बायोमोलिक्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे बायोमोलिक्यूल में हो रहा है, वही तो मेटाबॉलिज्म है, वही तो मेटाबॉलिक पाथवे है। यही तो लिखा था हमने भी थोड़ी देर पहले कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि बायोमोलिक्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो कहने का मतलब यह हुआ कि उस ट्रांसफॉर्मेशन को फास्ट करने के लिए, जिससे पैदल चलना और कार से चलना फर्क है। तो कार का जो इंजन है वो मान लो एंजाइम है, वो क्या है, वो एंजाइम है। कार का जो इंजन है, कार जो एंजाइम की, वो आपको बैठा के फास्ट छोड़ देती है। कहने का मतलब ये कि जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है लिविंग सिस्टम में, उनको हमें फास्ट करना पड़ता है, एक तेज गति से करना पड़ता है। उसके लिए हमें कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। कैटलिस्ट की खास बात होती है, कोई भी उत्प्रेरक के केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, कोई भी उत्प्रेरक की खास बात होती है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते। दे नेवर कंज्यूम इन द रेट ऑफ द रिएक्शन, के वो कंज्यूम नहीं होते, दे स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, तेजी से बढ़ा देते हैं, वो होते कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल सिस्टम में बायो कैटलिस्ट एंजाइम होते हैं। ठीक है, क्लियर? देखिए जैसे कि इवन CO2 डिसॉल्विंग इन वाटर ए फिजिकल प्रोसेस, कि ये ऐसी रिएक्शन है जो बगैर, दिस कैन हैपन विथआउट एंजाइम, दिस कैन हैपन विथआउट एंजाइम, ये बगैर एंजाइम के हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी सेल के पास एंजाइम है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये और फास्ट हो। क्या चाहती है सेल? कि दिस में भी, मतलब ऐसा है कि आप बोलो सर मैं दौड़ के चला जाऊंगा यहां से वहां, ठीक है चले जाओ, लेकिन गाड़ी लेके जाओ ताकि तुम और जल्दी पहुंच सको। ठीक है, ये भी एक कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है लिविंग सिस्टम में। कहने का मतलब है कि CO2 का पानी में घुलना कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है कि CO2 कैन बी इजीली डिसॉल्व इन द वाटर। CO2 पानी में आसानी से घुल सकता है। CO2 पानी में आसानी से घुल सकता है, लेकिन उसके लिए भी कैटलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, द कैटलिस्ट विच हैज द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब फास्ट कर देना, ठीक है, ऑफ ए गिवन मेटाबॉलिक कन्वर्जन आर ऑल्सो प्रोटीन के। तो ऐसे कैटलिस्ट जो बायोलॉजिकल सिस्टम में काम करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, वो प्रोटीन होते हैं बेटा, और इनको क्या बोलते हैं? इनको आप एंजाइम कहते हैं। तो ऐसे प्रोटीन जिनमें कैटालिटिक पावर होता है, ऐसे प्रोटीन जिनमें कैटालिटिक पावर होता है, ठीक है, ऐसे प्रोटीन जिनमें कैटालिटिक पावर होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको हम एंजाइम कहते हैं। क्लियर? अब एंजाइम के बारे में मालूम चला हमें। ठीक, अब बात करते हैं व्हाट इज द मेटाबॉलिक बेस ऑफ लिविंग, के जीवित का उपापचयी आधार का मतलब क्या है? कि हम कहते हैं कि एक लिविंग बीइंग का, एक जीवित लिविंग बीइंग की जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो मेटाबॉलिज्म है, वो मेटाबॉलिज्म है। ठीक है ना? क्लियर? चलिए, क्या मतलब इसका? द मेटाबॉलिक पाथवे कैन लीड टू ए मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम ए सिंपलर स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो कहने का मतलब है कि मेटाबॉलिक पाथवे में कई बार केमिकल्स का निर्माण होता है, तो सिंपलर केमिकल्स को मिलाकर हम कॉम्प्लेक्स केमिकल को बना सकते हैं हम। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार जो है हम कॉम्प्लेक्स केमिकल को तोड़कर सिंपल केमिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है कि मेटाबॉलिक पाथवे कैन लीड टू मोर, वो मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड बिकम कोलेस्ट्रॉल, या एसिटिक एसिड को ये कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या लीड टू ए सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, के जटिल संरचना को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज बिकम्स लैक्टिक एसिड इन आवर स्केलेटल मसल के। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मेटाबॉलिक पाथवे में आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को आप सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, या इसका अपोजिट भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना? एंड मेटाबॉलिक पाथवे में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर वंस, और सिंपलर मॉलिक्यूल कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कॉम्प्लेक्स वन। के जब आप नीचे वाला काम सिंपल को आप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इट इज एनाबॉलिज्म। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इट इज कैटाबॉलिज्म। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है,
द फॉर्मर केसेस आर कॉल्ड, जहां पर कि आप सिंपल मॉलिक्यूल को आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे थे, वो बायोसिंथेटिक पाथवे होता है, एनाबॉलिक पाथवे होता है। जबकि जहां पर आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को आप तोड़कर सिंपल में कन्वर्ट कर रहे थे आप, तो वो होता है कैटाबॉलिक पाथवे होता है, याद रखिएगा। ठीक है, एनाबॉलिक पाथवे, जब आप सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी कि यू नीड एनर्जी के। तो यहां पे क्या होगा, यहां पर इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी, यहां पे एनर्जी को आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ेंगे तो एनर्जी बाहर निकलेगी। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है वो आपका रिलीज ऑफ एनर्जी, यहां पे एनर्जी को रिलीज करने मिलेगा। यहां पे क्या लिखा है, एनाबॉलिक पाथवे as expected consume energy के assembly of a protein from amino acid requires energy input के। तो एनाबॉलिक पाथवे जो होती है वो एनर्जी कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि वहां पर आपको सिंपल मॉलिक्यूल से जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने पड़ते हैं तो आपको बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, और उन बॉन्ड को बनाने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? यहां पर आप केमिस्ट्री से अपोजिट उल्टा कंसेप्ट लेना है। बायोलॉजी में हम कहते हैं कि जब आप सिंपल मॉलिक्यूल को जोड़ के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वहां पर आपको बॉन्ड क्रिएट करने पड़ते हैं, नए बॉन्ड क्रिएट करने पड़ते हैं, एंड दैट बॉन्ड कैरीज एनर्जी, तो उसके लिए ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो एनर्जी इनपुट मांगती है। ठीक है, जबकि कैटाबॉलिक पाथवे में जो है वो एनर्जी, जैसे देखिए फोटोसिंथेसिस के, फोटोसिंथेसिस की बात करें तो CO2 प्लस H2O से आपने ग्लूकोज को बनाया है ना। CO2 सिंपल मॉलिक्यूल है, H2O सिंपल मॉलिक्यूल है, कार्बोनेट एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया आपने, बनाया तो आपको सोलर एनर्जी का रिक्वायरमेंट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ग्लूकोज को जब आपने CO2 H2O में तोड़ा तो एनर्जी बाहर निकला। ठीक है, तो कैटाबॉलिक पाथवे में एनर्जी बाहर निकलता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ग्लूकोज इज डिग्रेडेड टू लैक्टिक एसिड, जब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है हमारे स्केलेटल मसल्स में, तो एनर्जी निकलता है। ठीक, दिस मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड व्हिच ऑकर्स इन 10 मेटाबॉलिक स्टेप इज कॉल्ड दी ग्लाइकोलिसिस के। एक्चुअली में ग्लूकोज से जो ग्लाइकोलिसिस कहां तक होता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, वहां तक बेटा ग्लाइकोलाइसिस होता है। वहां तक क्या था, वहां तक ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है ना, क्लियर? एक बार इस स्टेटमेंट को मैं, ये जो है लैक्टिक एसिड ही लिखा है ना उन्होंने इसमें, एक बार मैं चेक कर लेता हूं उसको। ठीक है ना, ताकि कोई गलती ना हो बेटा, है ना। ठीक है, देखिए बिल्कुल सही बात है इसमें। देखिए लैक्टिक एसिड ही लिखा है बेटा। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा कि जो है देखो अब क्लियर करके, ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना, तो पता चला इससे आप कंफ्यूज हो करके। ग्लाइकोलिसिस जो है वो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना है। ठीक है ना बेटा, है ना। यहां पर 10 स्टेप लगते हैं, फिर पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया आपको यहां पे कि एकदम क्लियर, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये जो लिखा है, जो मैं बता रहा हूं वो ही सही है। ठीक है ना, क्लियर। तो अभी मैंने क्या कहा आपसे कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो क्या है, वहां पर एनर्जी बाहर निकल, मॉलिक्यूल टूट रहा है, यहां पे लगातार तोड़ रहे हैं उसको आप। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लर्नड टू ट्रैप दिस एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। अब लिविंग सिस्टम क्या होते हैं, वो ऐसा होता है कि जब आपने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, जब आपने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को आपने सिंपल मॉलिक्यूल में आपने कन्वर्ट किया, तो यहां पर एनर्जी बाहर निकली। ठीक है, अब इस एनर्जी को क्या करेंगे, इस एनर्जी को बाहर बर्बाद नहीं करेंगे इसको, बल्कि यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको एडीपी लिया इन्होंने और एक हाई एनर्जी बॉन्ड बना के इसको एटीपी में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही रेस्पिरेशन में एनर्जी को इकट्ठा करते हैं। क्या लिखा है इसमें, देखिए जो बताया, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सीख चुके हैं कि जो एनर्जी बाहर निकलती है इस प्रकार के डिग्रेडेशन में, उसको हमें केमिकल बॉन्ड में इकट्ठा कर लेना होता है, और ये जनरली एटीपी के फॉर्म में इकट्ठा होता है। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, हम उसको धीमे धीमे तोड़ते हैं और उससे एनर्जी को निकालते हैं, और वो एनर्जी इकट्ठी होती है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है ना, क्या लिखा है, जब एज एंड व्हेन नीडेड, जब रिक्वायरमेंट होगा तो इस बॉन्ड एनर्जी का उपयोग करेंगे हम बायोसिंथेटिक पाथवे में, ऑस्मोटिक मूवमेंट में, और जो है मैकेनिकल वर्क में। हमें जो भी सेल के अंदर काम होता है तो कोई भी काम फ्री नहीं होता। देयर इज नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड के, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। ठीक है, आपको लगता है, कई बच्चों को लगता है कि बायोमेंटस इज फ्री, तो बेटा मैं क्लियर कर दूं आपसे कि मैं आपसे एक फीस मांग रहा हूं और हमेशा मांगता रहूंगा आपसे, मैं आपको देना भी पड़ेगा। वो है आपका सिलेक्शन के। मैं आपके जज्बातों को अपने साथ जोड़ना चाहता हूं, आपके सेंटीमेंट को अपने साथ जोड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको बायोमेंटस को फीस पे करनी पड़ेगी, और वो बड़ी फीस होगी, वो बहुत बड़ी फीस होगी। वो फीस है, एक बेहतर डॉक्टर बनकर दिखाना होगा,
सोसाइटी में बेहतर प्रकार से सर्व करना होगा, हेल्थ केयर को इंप्रूव करना होगा आपको। ये सब आपके बड़े 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 चीजें। हमारे पास दो चीजें होती है भाई, ईश्वर आपके लिए अच्छा कभी कुछ करता है ना, तो ईश्वर भी क्या चाहता है, ईश्वर भी चाहता है कि आप अपने कर्म अच्छे रखें। ईश्वर आपसे ये नहीं बोलता है कि आप हमको पैसा दें। जो लोग भगवान को पैसा चढ़ाते हैं ना, वो मूर्ख है। वे सारे लोग जो है वो अज्ञानी हैं, उनमें ज्ञान की भारी कमी है। जो ईश्वर को पैसा चढ़ा के सोचते हैं कि ईश्वर खुश हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर का ही तो दिया सब कुछ है, ईश्वर का ही तो दिया हो सब कुछ है, तो ईश्वर को क्या दे दोगे। जैसे कि हम जो है वो ईश्वर को जिसने सब कुछ दिया है, सब कुछ बनाया, उसको हम क्या देंगे। तो ये जो रिवाज है कि लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो सब चीज़ों को मैं व्यर्थ मानता हूँ। आप यदि सच्ची आराधना करते हैं, सच में आप ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, आपके वाहिगुरु के आपको भक्त आप मानते हैं, तो आपको अच्छे कर्म करने होंगे। आपको दूसरे लोगों का के लिए बेहतर सोचना होगा। आपको छल कपट से दूर रहना पड़ेगा। आपको जो है दूसरे का भला करने के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना होगा, दूसरे की मदद करने के बारे में सोचना होगा। आपको सोचना होगा कि आपके कारण कभी किसी का दिल ना दुखे। आपको सोचना होगा कि आपके आस पड़ोस में जो लोग हैं कोई भूखा ना सोए। आपको सोचना होगा कोई दुखी मिले तो उसका दुख आप कम कर सकें। ये सच्ची आराधना है। मंदिरों में घंटा बजाने से, के जो घंटियां होती हैं आपकी, वो बजाने से मंदिरों के अंदर के, या जो है वो नारियल चढ़ाने से, प्रसाद चढ़ाने से भगवान खुश नहीं होता। भगवान खुश होता है आपके कर्मों को देखकर, आपके जो जीवन के लक्ष्य को देखकर, आपकी जो आस्था है, उस आस्था से आप जो है कितने लोगों का भला कर रहे हैं। यदि आस्था के नाम पर आप लड़ रहे हैं तो आप जानवर से बढ़कर कुछ नहीं है। आस्था के नाम पर आप लोगों को बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, लोगों का आप भला कर रहे हैं, तो शायद ईश्वर का एक अंश आपके अंदर आ चुका है। और ये सच्चाई है। कई लोग इस बात का विरोध करते हैं, कट्टरपंथी बातें करते हैं। मैं कहता हूं कि कट्टरपंथी होना जो है वो मूर्ख होने में और कट्टरपंथी होने में थोड़ा ही मामूली फर्क है। एक महामूर्खता होता है और एक महाकट्टरपंथी होता है, दोनों के बीच मामूली फर्क होता है। ठीक है, तो उससे कभी अच्छा नहीं हो सकता है। इतिहास गवाह है कि इन समुदायों के आपसी टकराव से लाखों लोगों की जान गई है। इतिहास गवाह है इस बात का। तब भी नहीं सीखते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी आंखों पर पट्टी बना के तब भी घूमता रहता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ऊर्जा है, जो एनर्जी की हम बात कर रहे थे एनर्जी की, तो मैंने आपसे कहा कि हर जगह पे देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कि मैं आपसे बोल रहा था मैं कि बायोमेंटर्स को भी आपको भुगतान करना है आपको, और ये कर्जा रहेगा मेरा हमेशा आपके ऊपर, मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, कि आपको सिलेक्ट होकर, यानी आपका जो सिलेक्शन है वही गुरु दक्षिणा है। इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो तो आपका अपना कॉस्ट है, वही वो इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए कॉस्ट है, वो उसके जो है उनका मैं पूरा सम्मान करता हूँ। बेटा आपके कारण सब कुछ चल रहा है। लेकिन मैं इतना कहता हूँ आपसे कि जो नहीं भी सब्सक्राइबर हैं, तो मैं कहता हूँ बेटा आपको भी मुझे सिलेक्शन गिफ्ट करना है आपका, समझ गए ना। उसके बगैर बात नहीं बनेगी, ऋणी रह जाएंगे आप जीवन भर। याद रखिएगा कि गुरु के जो टीचर्स होते हैं, यदि सच्चे मन से हृदय से कहते हैं ना, तो वो बात जो है वो दूर तक जाती है वो। ठीक है, कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के किसी कोने में बात गूंज रही होती है वो। तो कहने का मतलब ये कि आपको ईमानदारी से प्रयास करना है। और अभी सुन लो बात को अच्छे से फिर से, कि सेल के अंदर भी कुछ भी जो है वो मुफ्त में नहीं होता है। सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ ऑपरेट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए करेंसी, सेलुलर करेंसी ऑफ सेल, दैट इज द एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है के। तो हम कहते हैं इसमें कि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इन लिविंग सिस्टम इज द बॉन्ड एनर्जी इन ए केमिकल कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखा है इसका स्ट्रक्चर भी हमने, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं द लिविंग स्टेट की बात करते हैं। thousands of chemical compound in a living organism otherwise called metabolite और biomolecules are present at concentration characteristic of each of them। देखिए कहने का मतलब, हमारे लिविंग सिस्टम में हजारों प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं, मेटाबोलाइट पाए जाते हैं, जिनको हम बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, और इनका एक निश्चित कॉन्सेंट्रेशन होता है। और सेल जो है पूरी कोशिश करती है वो सम स्थिति को बनाए रखने के लिए। देयर इज ए होम्योस्टैटिक, क्या सम स्थिरता बोलते हैं, एक निश्चित कॉन्सेंट्रेशन को सेल बनाए रखने की पूरी कोशिश करती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट of biological system is that all living organisms exist in a steady state characteristic by the concentration of each of these biomolecules। क्या कहने का मतलब ये कि
हर एक लिविंग सिस्टम जो है उसका अपना बायोमोलिक्यूल्स का एक कॉन्सेंट्रेशन होता है और उस कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने की पूरी पूरी वो कोशिश करती है। और जब तक वो कोशिश करती रहेगी तभी तक जीवन रहेगा। जब कोशिश करना बंद कर देगी लाइफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देयर इज ए हर ये जो बायोमोलिक्यूल होते हैं उनका अपना एक मेटाबॉलिक फ्लक्स होता है। जो बायोमोलिक्यूल्स आर इन ए मेटाबॉलिक फ्लक्स। अब बोलोगे सर मेटाबॉलिक फ्लक्स वर्ड, तो एक काम करते हैं, पहले हम फ्लक्स वर्ड का मतलब समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स? इट इज द चेंज इन पर यूनिट, चाहे एरिया की बात करें आप, ठीक है, टाइम की बात करें आपके, इट में बी इन एरिया, ये एरिया हो सकता है, ये टाइम हो सकता है। तो प्रति इकाई समय काल में, पर यूनिट एरिया में या पर यूनिट टाइम में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको हम फ्लक्स कहते हैं। कि आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक सर आपको पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे सर इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे आपको कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बताएंगे आपको वोट के। जब सर आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्लक्स इज द चेंजेस एट पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया की बात करें, पर यूनिट टाइम की बात करें, हमके कोई भी डायमेंशन में यदि इकाई क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन के द चेंजेस दैट ऑकर्स इन ए यूनिट, इट में भी एरिया, इट में भी टाइम के, हम यहां टाइम मान लेते हैं। हमने कहा कि प्रति इकाई समय काल में कि एक दिए गए सेकंड में या एक दिए गए समय में कितने परिवर्तन हो रहे हैं मेटाबॉलिक मटेरियल में, उनको हमने मेटाबॉलिक फ्लक्स कहा हमने के। और ये परिवर्तन जो है एक निश्चित दिशा में होते हैं, निश्चित कॉन्सेंट्रेशन में केमिकल को मेंटेन करने के लिए होते हैं। ठीक है, एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम। देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी प्रोसेस केमिकल प्रोसेस की बात करें हम, फिजिकल प्रोसेस की बात करें हम, तो यो साम्य अवस्था में रहना चाहती है। उठ के क्या होता है जब आप बात करते हैं डिफ्यूजन की बात करते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स आयंस पार्टिकल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, डिफ्यूज करते हैं वो, ताकि कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो सके, है ना बेटा। और जब सुनिए बात समझिए, जैसे क्या कहा मैंने कहा कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से केमिकल लो कॉन्सेंट्रेशन को मूव कर रहे हैं। सिंपल बात कर रहे हैं हम डिफ्यूजन की, भूल जाओ अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं। आपको मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूं। डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं हमने कहा विसरण, डिफ्यूजन, मॉलिक्यूल्स आयंस पार्टिकल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। क्लियर? ये डिफ्यूजन है। अब क्या होता है? व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का अंतिम परिणाम क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन दोनों पॉइंट पे बराबर हो जाएगा। क्या हुआ कि ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर डिफ्यूजन हो रहा था। अब क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम क्या हुआ? दोनों पॉइंट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया। अब क्या होगा बताओ? देयर इज नो नेट डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन, नेट डिफ्यूजन शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, सब कुछ रुक जाएगा, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है। जब सिस्टम साम्य अवस्था में आ गया है तो मतलब जो परिवर्तन है वो आपको होते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। सच्चाई है ये। तो प्रोसेस रुका या चल रहा है? प्रोसेस रुक गया है। आप बोलोगे सर वो एक मॉलिक्यूल इधर से इधर जाएगा तो एक इधर से इधर आएगा। अरे भाई ठीक है, मान लिया हमने। नेट रिजल्ट क्या है? जीरो। नेट रिजल्ट क्या है? जीरो, शून्य। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जिंदा रहना है तो शून्य बनना पड़ेगा या परिवर्तन होना होगा। मतलब व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? जीवन परिवर्तन है या जीवन शून्य? भाई आप जब ईसीजी देखते हो, आप एक जीवित मनुष्य आदमी का ईसीजी देखते हो, आप बाकायदा आपने क्या देखा? आपने उसका जो है वो ईसीजी देखा उसका आपने, ठीक है ना? ठीक है, तो क्या देखते हैं आप? क्या बोलते हैं? आप कहते हैं कि ईसीजी में आपको बाकायदा पी वेव, क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई पड़ते हैं कि ये आपको ईसीजी दिखाई पड़ता है। ठीक है ना? क्लियर है ना बेटा? यदि स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी रेखा होगी, मतलब मृत्यु, कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब डेथ है। मृत्यु का मतलब है कि परिवर्तन रुक गए हैं, ना दुख है ना सुख है, समाप्त हो गया सब कुछ। दैट इज द डेथ। जीवन उतार चढ़ाव का नाम ही तो जीवन है कि जो है चढ़ाव हुआ, उतार हुआ, यही तो जीवन है और क्या है ना? मेटाबॉलिक पाथवे भी कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, यदि सब कुछ इक्विलिब्रियम में हो गया ना तो सब कुछ रुक जाएगा। जो तुम कहते हो कि सांस अंदर आती, जो ऑक्सीजन आपके अंदर आती है तो इसलिए आती है क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर
एल्वियोलाई में अधिक होता है, कैपिलरी में कम होता है। तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कैपिलरी के अंदर आती है। कैपिलरी के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है, एल्वियोलाई में कम होता है, तो CO2 बाहर निकल जाती है। अब आप इमेजिन कीजिए, जो पार्शियल प्रेशर आपका एल्वियोलाई के अंदर है वही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपके ब्लड के अंदर है, तो क्या ऑक्सीजन अंदर आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तभी तो पहाड़ों पर ऊंचाई में सांस लेने में दिक्कत होती है, तभी तो पहाड़ों पर ऊंचाई में सांस लेने में दिक्कत होती है। आई बात समझ में? तो नॉन इक्विलिब्रियम जो है वही जीवन है, मतलब उतार चढ़ाव का होना, सुख और दुख का होना, लड़ते रहना, संघर्ष करते रहना, वही जीवन है। फ्लैट डेथ है। तो कहता हूं मैं आपसे कि एक सेल स्टेडी स्टेट में बनी हुई है, होम्योस्टेटिस में बनी हुई है, तो मतलब जिंदा है सेल, उसने अपनी स्थिति को बरकरार रखा है, तो सबसे संघर्ष करेगी, मुकाबला करेगी, वो सोडियम को अंदर से बाहर करेगी, बाहर से पोटेशियम अंदर लेके आएगी, मतलब अपना केमिकल कॉन्सेंट्रेशन को नॉन इक्विलिब्रियम में बनाए रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब है डेथ, इक्विलिब्रियम का मतलब है प्रोसेस का रुक जाना, रुक जाना मृत्यु का संकेत है। आई बात समझ में? चलिए अब पढ़ते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में लिखा है द स्टेडी स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, के जो स्थिर प्रावस्था है, जो लगातार कोशिका की, सेल की या मेटाबॉलिक पाथवे की जो स्थिर प्रावस्था है, वो नॉन इक्विलिब्रियम अवस्था होती है। वो एक नॉन इक्विलिब्रियम अवस्था होती है, ठीक है। वन शुड रिमेंबर फ्रॉम फिजिक्स दैट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। देखिए साफ साफ फिजिक्स में लिखा होता है, एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूअसली दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच द इक्विलिब्रियम, के जीवित जीवों को लगातार काम करना होता है और उसके लिए वो इसी कारण से वो इक्विलिब्रियम को, साम्यावस्था को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ रुक जाएगा वहां पे, ठीक है। Hence the living state is a non-equilibrium, कहा ना non-equilibrium state to be able to perform work, के very IMP, ठीक है। इसका मतलब है कि जो लिविंग स्टेट है, जीवित प्रावस्था है बेटा, जो लिविंग स्टेट है वो एक असाम्य अवस्था, मैंने बताया ना, नॉन इक्विलिब्रियम जो है तभी सिस्टम चलता रहेगा, इक्विलिब्रियम पे सिस्टम रुक जाएगा, ठीक है। लिविंग प्रोसेस इज ए कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम, के हम हर दिन खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, हम उससे एनर्जी रिसीव करते हैं, और हम एनर्जी रिसीव करके मालूम क्या करते हैं, हमारी सेल पूरा समय कोशिश करती रहती है कि इक्विलिब्रियम ना बन जाए। सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा होता है, आपकी कुल एनर्जी का बड़ा हिस्सा सोडियम पोटेशियम पंप खर्च कर रहा होता है, सोडियम को अंदर से बाहर भेज रहा होता है, बाहर से पोटेशियम को अंदर ला रहा होता है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि सोडियम पोटेशियम बराबर हो जाए। बराबर हो गए ना तो नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, बराबर हो गए ना तो आपका मस्कुलर सिस्टम भी काम नहीं करेगा, बहुत प्रॉब्लम है। सोडियम और पोटेशियम का लेवल गड़बड़ाया, मेडिकल इमरजेंसी, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, समझ रहे हैं। हाइपोनेट्रीमिया सोडियम काफी कम हो गया, हाइपरनेट्रीमिया सोडियम काफी अधिक बढ़ गया, हाइपोकैलेमिया पोटेशियम काफी कम हो गया, हाइपरकैलेमिया पोटेशियम काफी बढ़ गया। ये भी सीरम इलेक्ट्रोलाइट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इन मेडिकल इमरजेंसी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कहने का मतलब ये कि लिविंग सिस्टम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आ जाए, इक्विलिब्रियम आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मतलब हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी कि भैया जो सोडियम अंदर आ गया उसको बाहर धगाओ, बाहर करो, बाहर का पोटेशियम अंदर लेके आओ। तो हमको देखिए सिंपल, यदि आपको उतार चढ़ाव का मुकाबला करना है, जीवन में सुख और दुख से निपटना है, तो आपको हमेशा एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, पॉजिटिव सोच को लेकर रहना पड़ेगा, आपको सकारात्मक सोच को लेकर आपको रहना पड़ेगा, तभी आप मुकाबला कर पाएंगे, तभी आप संघर्ष कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जो मेटाबॉलिज्म होता है उससे हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, और इसका मतलब लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म सिनोनिम होते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लिविंग सिस्टम की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, कि विदाउट मेटाबॉलिज्म कोई भी लिविंग स्टेट को मेंटेन नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें जो मेटाबॉलिज्म है उससे एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल हम स्टेडी स्टेट को बनाए रखने में करते हैं, और स्टेडी स्टेट को बनाए रखने का मतलब है कि सेल को इक्विलिब्रियम में जाने से रोकना होता है। नॉन इक्विलिब्रियम इज दी स्टेडी स्टेट, ठीक है, क्लियर। चलिए
तो आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट सिद्धांत को समझा हमने कि सेल के अंदर जीवन कैसे बना हुआ है। हमने आज समझा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल, उसको हमने अच्छे से समझा के हमने देखा कि नॉन इक्विलिब्रियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम सोचते हैं ना कि इक्विलिब्रियम, तो नॉन इक्विलिब्रियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि इक्विलिब्रियम का मतलब है सिस्टम का रुक जाना के, और उसको लिविंग सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे बेटा एंजाइम्स के ऊपर, ठीक है ना। तो आज हमने देखा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो भी नॉलेज था हमारा बायोमोलिक्यूल्स का उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया, और हमने सेल के अंदर के सिद्धांतों को समझने की कोशिश की, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।